वेलकम डियर स्टूडेंट्स। अगर आप 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आज की क्लास आप लोगों के लिए है। आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जो बोर्ड की एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें। ठीक है, तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, उनको किस प्रकार से एग्जाम में आंसर लिखेंगे, उनकी चर्चा करते हैं क्लास 10th के लिए और चैप्टर नंबर 10। ठीक है, पहला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? गोलीय दर्पण किसे कहते हैं? 1 नंबर का प्रश्न पूछा जा सकता है। क्या लिखेंगे भाई गोलीय दर्पण में? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उनको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ जैसे मान लो ये उत्तल दर्पण है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये है, इधर वाला इधर पॉलिश कर दिए मैंने, और ये अवतल दर्पण है, इधर पॉलिश कर दो। ठीक है, तो दोनों का परावर्तक पृष्ठ गोलीय है, ये भी और ये भी। जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उनको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। 1 नंबर का प्रश्न आपने सही कर दिया है। इसके प्रकार गोलीय दर्पण मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अवतल दर्पण और नंबर 2 उत्तल दर्पण। जैसे लेंस भी 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस व अवतल लेंस। उसी प्रकार दर्पण भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो अवतल दर्पण और दूसरा उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, और गोलीय में भी 2 प्रकार के हैं। एक तो धंसा हुआ, ये देखो नीचे की तरफ धंसा हुआ है, ये धंसा हुआ पृष्ठ है, ये धंस गया यहाँ पर, तो यह कौन सा दर्पण हो गया? अवतल दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण हो गया। और ये परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, ये देखो बाहर की तरफ निकला हुआ है, उभरा हुआ है। ठीक है, तो इस दर्पण को हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण की परिभाषा क्या हो गई? ऐसे गोलीय दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो उसको हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण कहते हैं। पूरी बातें जानेंगे। और क्या लिख सकते हैं इसमें? अवतल दर्पण जो होता है ना, ये प्रकाश की किरणों को एकत्र करते हैं। प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? एकत्र करते हैं, इसलिए इन्हें अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। पूछ ले भाई अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है ना, ये क्या करते हैं? प्रकाश की किरणों को एकत्र करते हैं। कैसे भैया? देखो समझ लो इस बात को। प्रकाश की किरणों को एकत्र कैसे करते हैं अवतल दर्पण? अवतल दर्पण जो होते हैं वो प्रकाश की किरणों को एकत्र करते हैं। किसे कहेंगे? ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ हो। ये पॉलिश कर दी मैंने इधर, और ये धंसा हुआ दर्पण मैंने बना दिया है। यह है क्या है? अवतल दर्पण है। अब ये क्या करते हैं? ये करते हैं बच्चा प्रकाश की किरणों को एकत्र करते हैं। जैसे मान लो ये प्रकाश की किरण आ रही है, प्रकाश की किरण आ रही है इधर, ये प्रकाश की किरण इधर टकरा रही है, ये टकरा गई भैया। ये प्रकाश की किरण इससे टकरा रही है, टकरा गई भैया। ये प्रकाश की किरण इधर टकरा रही है, टकरा गई भैया। ठीक है, अब ये क्या करेंगे? इन किरणों को एक जगह कर देंगे। ठीक है, ये इधर से निकल गई, ये इधर से निकल गई, और ये वापस से इधर से निकल गई। ठीक है, तो ये क्या कर दिया इसने? यहां पर प्रकाश की किरणों को क्या कर दिया बच्चा? एकत्र कर दिया। यह अवतल दर्पण जो होता है प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है, इसलिए इस दर्पण को हम क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। मतलब अवतल दर्पण जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, इसको क्या कहते हैं बच्चा? अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अभिसारी दर्पण। अभिसारी दर्पण क्यों कहेंगे? क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है बच्चा? एकत्र, एक जगह एकत्र करता है। ये सिंपल सी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। इसलिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहते हैं। अब देखिए वापस चलते हैं अपन। इसके द्वारा सामान्यतः वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसके द्वारा ये ध्यान में रखना, वाव 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 का मतलब होता है वास्तविक व उल्टा।
अवतल दर्पण जो होता है उसके द्वारा वास्तविक व उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इस बात का आप ध्यान में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न ये है। सामान्यतः कुछ स्थितियां होती हैं जिनमें आभासी व सीधा प्रतिबिंब भी बनता है, लेकिन वो अपन अलग से चर्चा करेंगे। अब देखिए नेक्स्ट, उत्तल दर्पण। देखिए उत्तल दर्पण की बात, कि उत्तल दर्पण की परिभाषा देख लीजिए, पूछ ले उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। वैसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न नहीं है, लेकिन याद रखना जरूरी है। उत्तल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ, यहां पर परावर्तक लिख देंगे, ऐसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा हुआ हो, बाहर निकला हुआ हो, तोंद के समान बाहर निकला हुआ हो, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण द्वारा जो होता है ना, वह मुख्यतः आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। उत्तल दर्पण के द्वारा कैसा प्रतिबिंब बनता है? आसी। उत्तल दर्पण लिख दिया, उत्तल दर्पण, तो आप लिख देंगे आसी। आसी का मतलब उत्तल दर्पण से आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। आसी का मतलब आभासी व सीधा, आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है, एकदम सीधा। ठीक है। अब तीसरी महत्वपूर्ण बात क्या है? यह प्रकाश की किरणों को फैलाता है। यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है बच्चा? फैलाता है। कैसे? देख लीजिए। अब इसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, प्रकाश की किरणों को कैसे फैलाएगा। यहां से इसको तो इधर ले जाते हैं, और प्रकाश की किरणों को यह फैलाता है। कैसे बच्चा? ये हो गया उत्तल दर्पण, ठीक है, बाहर निकला हुआ, इधर अंदर की तरफ परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, ठीक है। यहाँ से इसके प्रकाश की किरणें आ रही हैं बच्चा, ये किरणें आ गई है, आ जाने दो, ये किरण आ गई है, आ जाने दो, ये किरण आ गई है, आ जाने दो, ठीक है। अब ये क्या करेगा? प्रकाश की किरणों को वापस फैला देगा। क्या करेगा भाई? फैलाएगा। फैलाएगा ना। कैसे? इस किरण को ये इधर ले जाएगा, चलो, इस किरण को ये इधर ले जाएगा, और इस किरण को ये वापस इधर ले जाएगा, ठीक है। तो ये प्रकाश की किरणों को क्या करता है? फैला देता है। इसलिए यहां पर इनमें जो भी प्रतिबिंब बनता है वो जनरली कहां पर बनता है भैया? पीछे बनता है। कहां बनेगा? यहां पीछे की तरफ प्रतिबिंब बनता है किसी वस्तु का, और वह कैसा होता है? आभासी। वास्तविक नहीं होता, क्योंकि वास्तव में किरणें नहीं मिलती हैं, आभासी होता है। आभासी व प्रतिबिंब कैसा? सीधा बनता है। आभासी व सीधा प्रतिबिंब उत्तल दर्पण के द्वारा बनता है। तो ये कौन सा दर्पण है बच्चा? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। और उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं बच्चा? अपसारी दर्पण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। क्यों कहते हैं? क्योंकि यह किरणों, प्रकाश की किरणों को फैलाता है। क्योंकि यह प्रकाश की किरणों को क्या करता है बच्चा? फैलाता है। प्रकाश की किरणों को फैलाता है। ये खास बात आप ध्यान में रखेंगे। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण के दो प्रकार आपने पढ़े। अब अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बनता है? देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए, ऐसा प्रश्न बनता है। बहुत बढ़िया प्रश्न, और 3 नंबर का प्रश्न बोर्ड की एग्जामिनेशन में यहां से पूछा जाता है। तो ध्यान से देखेंगे, इन सभी को अपन समझेंगे। देखिए, गोलीय दर्पण के लिए निम्नलिखित शब्दों का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो पहला शब्द है ध्रुव। दर्पण में ध्रुव किसे कहेंगे? ठीक है, पहले तो समझ लीजिए, दर्पण में ध्रुव किसे कहेंगे, वक्रता केंद्र किसे कहेंगे, वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, और द्वारक किसे कहेंगे। देखो, इन तीनों की एक ही डेफिनेशन मैंने बताई है। शब्द लगभग वही रहेंगे, एक एक शब्द चेंज करना पड़ेगा। डेफिनेशन लगभग 90% डेफिनेशन एक ही है तीनों की, लेकिन 3 शब्द आपको चेंज करना है। कैसे? चर्चा करेंगे। पहले ध्रुव। ध्रुव किसे कहेंगे? गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। पहली बात तो ये समझ लिया आपने कि पहले परिभाषा समझ लीजिए, फिर मैं आपको डायग्राम से समझा दूंगा कि ध्रुव कौन सा है। तो देखिए, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, ये देखिए, ये मान लो ये तो है उत्तल दर्पण, ठीक है, और ये है अवतल दर्पण, ठीक है।
उत्तल दर्पण हो गया और अवतल दर्पण हो गया। इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है? ये जो लाइन जो खींची हुई है ये परावर्तक पृष्ठ है। इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है ये यहाँ पर, परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो है वह क्या कहलाता है? ये इसका मध्य बिंदु हो गया, ठीक है। यहाँ पर मध्य बिंदु, ये इसका मध्य बिंदु। तो परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु जो है वह क्या कहलाता है? ध्रुव कहलाता है। और इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? पोलर, ध्रुव P से व्यक्त करते हैं। ये मत समझना ऊपर की ओर ध्रुव है, नीचे की ओर, जैसे उत्तर ध्रुव दक्षिण ध्रुव है, ऐसे मत याद कर लेना भैया। बीच का बिंदु, ठीक है। दर्पण जो होता है उसके परावर्तक पृष्ठ जो होता है, ये मान लो ये दर्पण है, इसके परावर्तक पृष्ठ यहाँ ये है पूरा पृष्ठ, तो इसका ये बीच का बिंदु है ना, वह क्या कहलाता है? मध्य बिंदु जिसको कहेंगे वह दर्पण का ध्रुव कहलाता है। बात समझ में आ गई हो तो आगे चलते हैं। अब 3 परिभाषा है शानदार, और तीनों में से एक जरूर एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए इनको ध्यान में देखिए। तीनों का एक ही डेफिनेशन, तीनों की एक ही डेफिनेशन मैंने बताई है। कौन सी है? वक्रता केंद्र किसे कहते हैं, वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, और द्वारक किसे कहते हैं। इन तीनों के बारे में आपको लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे कि गोलीय दर्पण को, गोलीय दर्पण जो होता है ना, गोलीय दर्पण, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस खोखले गोले का, फिर लिखेंगे, ये लाइन तो सब में लिखनी है, गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है, ठीक है। फिर ये लाइन भी सब में लिखेंगे, इस खोखले गोले का, यहां तक सब में लिखना है। अब आप लोग उसे पूछे वक्रता केंद्र किसे कह देंगे, तो आप कहेंगे इस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। फिर आप लोगों से पूछेंगे वक्रता त्रिज्या किसे कहेंगे, तो आप बताएंगे इस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। समझ गए बात को। और आप लोगों से पूछ ले द्वारक किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे इस खोखले गोले का व्यास क्या कहलाता है? द्वारक कहलाता है। कहने का मतलब खोखले गोले का, गोलीय दर्पण को किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग माना जा सकता है। इस खोखले गोले का केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। इस खोखले गोले की त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इस खोखले गोले का व्यास द्वारक कहलाता है। ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। अब समझ लेते हैं इसको। इन चारों 5 डेफिनेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, 4 डेफिनेशन है, इनको हम समझ लेते हैं। कैसे? देखिए मान लो कि ये कोई खोखला गोला है, जैसे आपके पास गेंद होगी ना, वो क्रिकेट वाली रबड़ वाली गेंद, ठीक है। इसको मिटाते हैं, थोड़ा गोला ढंग से नहीं मिला बना। कोई भी गोलीय दर्पण है, इसको अपन खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं, माना जा सकता है। पूरा ही खत्म हो गया। कैसे? ठीक है। अब ये कोई खोखला गोला है, जैसे आपके पास गेंद है, इसको यहां से काट लेंगे तो देखो ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा। कौन सा स्ट्रक्चर प्राप्त होगा? इस प्रकार से ये स्ट्रक्चर प्राप्त होगा ना। अब क्या करेंगे, इस स्ट्रक्चर के अगर इधर अपन पॉलिश कर देंगे तो ये क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। क्या बन जाएगा? अवतल दर्पण। कांच का खोखला गोला है, इसके इधर पॉलिश कर दी तो अवतल दर्पण बन जाएगा। और इसको थोड़ा सा उल्टा करके अपन ने कर दिया, इधर कर दिया इसको, और यहां पॉलिश कर दी तो यह क्या बन जाएगा बच्चा? उत्तल दर्पण बन जाएगा। ठीक है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब क्या है कि गोलीय दर्पण जो होते हैं वह किसी खोखले गोले के कटे हुए भाग हैं। खोखले गोले के कटे हुए भाग, ये तो हो गया खोखला गोला, खोखला गोला। और ये क्या हो गए बच्चा? कटे हुए भाग, खोखले गोले के कटे हुए भाग। ठीक है ना। माना जा सकता है कि नहीं माना जा सकता? माना जा सकता है कि कोई भी दर्पण जो है, चाहे गोलीय दर्पण, उसको अपन किसी खोखले गोले का कटा हुआ भाग मान सकते हैं। ठीक है। अब देखिए, इस खोखले गोले का यहां पर ये केंद्र जो हो गया, खोखले गोले का केंद्र ये है, इस केंद्र को अपन क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र कह देंगे। क्या कह देंगे बच्चा? वक्रता केंद्र। इस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र कहलाएगा। और इस खोखले गोले की ये जो त्रिज्या है, इस त्रिज्या को हम क्या कहेंगे? आर।
इस त्रिज्या को अपन क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। इस खोखले गोले की त्रिज्या को वक्रता, उसे दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और ये जो परावर्तक पृष्ठ है, ये जो है ना परावर्तक पृष्ठ, इसका मध्य बिंदु जो है, ये इस परावर्तक पृष्ठ का जो मध्य बिंदु है, यहां पर मान लीजिए ये मध्य बिंदु क्या कहलाएगा, ध्रुव कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा, ध्रुव। अब और देखिए आप कि वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली जो काल्पनिक रेखा है, इस काल्पनिक रेखा को, इन दोनों को, ये मान लीजिए सीधी रेखा, वक्रता केंद्र व ध्रुव, इन दोनों को, वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो है, उसको हम क्या कहते हैं बच्चा, मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष कह दिया अपन ने, क्या कह दिया, मुख्य अक्ष कहेंगे। भाई मुख्य अक्ष किसे कहेंगे कि दर्पण के वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली या ध्रुव से होकर गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। अब और देखिए कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, ये मान लो प्रकाश की किरण आ रही है मुख्य अक्ष के समांतर। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण ये इधर से आ गई। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, ये मान लो यहां से गुजर रही है, परावर्तन के पश्चात, ये परावर्तन हो गया, इसके पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं, उस बिंदु को हम क्या कहते हैं बच्चा, फोकस बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस बिंदु कहेंगे। ये फोकस बिंदु हो गया। तो यहां पर क्या हो गया, ये एफ फोकस बिंदु। ठीक है भाई, मुख्य अक्ष के समांतर फोकस बिंदु की परिभाषा पूछ ले तो आप क्या बताएंगे, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर गुजरती है या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, प्रतीत किसमें होगी, उत्तल दर्पण में गुजरती हुई प्रतीत होती है, तो उस बिंदु को हम क्या कहेंगे, फोकस बिंदु या मुख्य फोकस कहेंगे। फोकस बिंदु या मुख्य फोकस, मुख्य फोकस कहेंगे। तो ये मुख्य फोकस या फोकस बिंदु की परिभाषा हो गई। और फोकस बिंदु व दर्पण के ध्रुव के बीच की दूरी जो है ना, इसको हम क्या कहेंगे, फोकस दूरी कहेंगे। इसको क्या कहेंगे, फोकस दूरी। फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी, मतलब फोकस दूरी के बारे में आप लोगों से पूछे कि फोकस दूरी किसे कहेंगे, तो आप क्या बताएंगे, फोकस दूरी बराबर ध्रुव व फोकस बिंदु के बीच की दूरी, फोकस बिंदु के बीच की दूरी, या अपन यूं भी कह सकते हैं कि फोकस बिंदु व ध्रुव के बीच की दूरी को अपन क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बातें गोलीय दर्पण से संबंधित। वापस से चलते हैं, समझ में आई होंगी आप लोगों को। ये वक्रता त्रिज्या हो गई थी। अब नेक्स्ट और देखिए, मुख्य अक्ष मैंने बता दिया था पहले ही, मुख्य अक्ष फिर भी आप परिभाषा लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे कि दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को, वास्तव में गुजरती नहीं है, काल्पनिक, कल्पना कर सकते हैं, उस काल्पनिक रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। दर्पण के ध्रुव व वक्रता केंद्र से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं, दर्पण का ये मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। फिर नेक्स्ट, मुख्य फोकस या फोकस बिंदु। मुख्य फोकस या फोकस बिंदु किसे कहेंगे, मुख्य अक्ष के समांतर, वही बात है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु से होकर गुजरती है, अवतल दर्पण में तो गुजरती है, या फिर गुजरती हुई प्रतीत होती है, उसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं। इसे मुख्य फोकस या फोकस बिंदु कहते हैं, मैंने समझा दिया था पिछले। अब है फोकस दूरी। फोकस दूरी किसे कहेंगे, किसी दर्पण के ध्रुव वह मुख्य फोकस या मुख्य फोकस का दूसरा नाम क्या है, फोकस बिंदु। मुख्य फोकस को ही फोकस बिंदु कहते हैं कि बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट बाय एफ, स्मॉल एफ। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। अब बहुत बढ़िया प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच क्या संबंध है।
बढ़िया प्रश्न है। क्या प्रश्न है कि गोलीय दर्पण की वक्रता, त्रिज्या व फोकस दूरी के बीच में क्या संबंध है? तो आप क्या बताएंगे? वक्रता त्रिज्या जो है वह फोकस दूरी के बीच संबंध है। क्या लिखेंगे? r बराबर 2f। r बराबर 2f इतना सा लिख दिया ना तो 1 नंबर आपके एग्जाम में आ गया। गोलीय वक्रता त्रिज्या r, फोकस दूरी f और क्या है 2f, मतलब फोकस दूरी का दुगना जो होता है ना वह वक्रता त्रिज्या के बराबर होता है। फोकस दूरी का डबल कर दो, यह वक्रता त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। यह ध्यान में रखना, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वह वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। इसको ऐसे भी कह सकते हैं f बराबर r/2। फोकस दूरी किसके बराबर होती है? वक्रता त्रिज्या के बराबर होती है। यह ध्यान में रखेंगे। अर्थात छोटे द्वारक के गोलीय दर्पणों के लिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के दुगने के बराबर होती है। ये समझ गए बात को? ये सिंपल सा प्रश्न 1 नंबर का प्रश्न बनता है। नेक्स्ट देखेंगे, अवतल दर्पण तथा उत्तल दर्पण के उपयोग लिखिए। बहुत 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 इंपॉर्टेंट प्रश्न है और आपके बोर्ड की एग्जामिनेशन में ये छप चुका है, लिखा जा चुका है। या तो अवतल दर्पण के उपयोग पूछेंगे या उत्तल दर्पण के उपयोग पूछेंगे। देखिए कौन से हैं अवतल दर्पण के उपयोग। पहला उपयोग क्या है? अवतल दर्पण जो है उसको टॉर्च, सर्च लाइट तथा वाहनों के अग्रदीप, अग्रदीप का मतलब होता है हेडलाइट, वाहनों के अग्रदीप हेडलाइट में इनका उपयोग किया जाता है। कौन से दर्पणों का? अवतल दर्पणों का उपयोग। दूसरा, सेविंग दर्पणों के रूप में। सेविंग दर्पण जो नाई की दुकान वगैरह जो होती है वहां पर जो दर्पण लगाए जाते हैं, जब कटिंग वटिंग आप करवा के आते हो तो दर्पण लगाए होते हैं, वो कौन से दर्पण होते हैं? अवतल दर्पण होते हैं। अवतल दर्पण के रूप में, शेविंग दर्पणों के रूप में भी अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। क्यों भाई? इनसे चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। क्या भाई? बड़ा प्रतिबिंब बनता है। और हेडलाइट में क्यों उपयोग किया जाता है? क्योंकि यह प्रकाश का समांतर किरण पुंज उत्पन्न करते हैं, समांतर किरण पुंज उत्पन्न करते हैं, इसलिए इनका उपयोग समांतर किरण पुंज, एकदम समान किरण पुंज है ना, वो रोड पे एकदम समान किरण पुंज उत्पन्न करता है, समांतर किरण पुंज, जिससे क्या है अपने को रात को जो सामने वाले साधन या और कोई वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, इसलिए हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और शेविंग दर्पणों में चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दिखता है। कोई सूखड़ा सा आदमी भी दाढ़ी बनाए तो उसका भी चेहरा मोटा मोटा खिला खिला दिखाई देगा, खुश हो जाएगा, तो चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब, कोई बाल वाल नहीं रह गया, वो भी दिख जाता है। तो शेविंग दर्पणों के रूप में अवतल दर्पणों का उपयोग किया जाता है। दंत विशेषज्ञ द्वारा, दंत डेंटिस्ट जो होते हैं, दांतों के डॉक्टर है, वो क्या करते हैं भैया, दांत में गड़बड़ हो रही है कहीं पे या कोई कीड़ा लग रहा है या और कोई परेशानी है, तो वो उस लेंस की सहायता से, उस दर्पण की सहायता से, उस दर्पण की सहायता से देखेंगे, अवतल दर्पण की सहायता से, तो उससे क्या होता है भाई, बड़ा प्रतिबिंब दिखाई देता है। दांत बड़ा दिखाई देगा तो दिख जाएगा यार कहीं क्या क्या है इसके अंदर, तो वह दांत का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए दंत विशेषज्ञ अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। सौर भट्टियों में भी अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्टियों में क्यों भाई? सौर भट्टिया, सोलर कुकर वगैरह, क्योंकि ये आपको पता है अवतल दर्पण जो होता है वो प्रकाश की किरणों को एकत्र करता है, और सारी प्रकाश की किरणें जब एक जगह हो जाएंगी ना तो वहां पर क्या होगा बच्चा, ताप बढ़ जाएगा, ऊष्मा बढ़ जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अवतल दर्पणों का उपयोग सौर भट्टियों में भी किया जाता है उच्च ताप प्राप्त करने के लिए। नेक्स्ट, उत्तल दर्पण जो होता है वो, उसमें उनका उपयोग देखिए। उत्तल दर्पणों का उपयोग वाहनों के पश्य दृश्य दर्पणों के रूप में किया जाता है। पश्य दृश्य दर्पण मतलब जिनसे अपन पीछे का दृश्य देखते हैं, साइड ग्लास लगे होते हैं ना अपनी गाड़ियों में, ड्राइवर के इधर बाहर की तरफ, इधर मोटरसाइकिल में दोनों तरफ जो लगे होते हैं, वो है पार्श्व दृश्य दर्पण या साइड ग्लास, ठीक है। तो साइड ग्लास के रूप में तो उत्तल दर्पण, और सामने हेडलाइट में अवतल दर्पण, ये आप ध्यान में रखेंगे। अवतल, हेडलाइट बड़ी है ना, आगे से बड़ा है तो अवतल है ना दर्पण, और साइड में क्या है, उत्तल 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 उत्तल, साइड में उत्तल उत्तल दर्पण लगे होते हैं, ये ध्यान में रखना। अब एक और बात कि किसी ऊंचे भवन या ऊंचे पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखना है एक साथ, ठीक है। जैसे मान लो आपको इंडिया गेट या आगरा का ताजमहल एक साथ चित्र देखना है, कांच में तो ये नहीं दिखेगा यार, इधर कुछ दिख गया, छोटा दिख गया, इधर आधा दिख गया ना, पूरा देखना है ना, तो किसका उपयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसी ऊंचे भवन या ऊंचे पेड़ की पूर्ण लंबाई का प्रतिबिंब देखने के लिए उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे, दोनों प्रश्न
इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रश्न बनते हैं। अब एक और प्रश्न इनमें से निकल करके आता है भैया, क्या कि वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण या साइड ग्लास जो होते हैं उनके रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग ही क्यों किया जाता है। अरे उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों करें, सीधी सी बात है। अवतल दर्पण का क्यों नहीं करते, तो इसके कारण क्या है, एग्जाम में क्या लिखोगे। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत सारे मैंने कारण लिखे हैं, तो आप भी इनको याद कर लें। पहला महत्वपूर्ण कारण क्या है कि उत्तल दर्पण जो होता है उनका उपयोग वाहनों के साइड ग्लास के रूप में होता है, क्योंकि नंबर पहला, इसके द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है, एकदम सीधा। अगर आप चल रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, बाइक चला रहे हो, पीछे से कोई साधन आ गया, अगर ये उल्टा प्रतिबिंब बना, टायर ऊपर है और ड्राइवर नीचे है, तो आप क्या कहेंगे, अरे अरे गाड़ी पलट गई भैया पीछे, गाड़ी पलट गई पीछे। तो ऐसा दर्पण थोड़ा ना लगाएंगे अपन साइड में कि आपको उल्टा दिख दे पीछे वाला, कोई आदमी आ रहा है उल्टा चल के आ रहा है, आप डर जाएंगे। ठीक है ना, तो इसलिए क्या है, सीधा प्रतिबिंब देखना जरूरी है। तो सीधा प्रतिबिंब किसके द्वारा दिखता है, उत्तल दर्पण के द्वारा आभासी व सीधा प्रतिबिंब बनता है। इसलिए पहली खास बात क्या है कि उत्तल दर्पण जो है उसके द्वारा वस्तु का सीधा प्रतिबिंब बनता है। दूसरा, इनका दृष्टि क्षेत्र या दृष्टि प्रयास सॉरी भाई, बहुत अधिक होता है। मतलब छोटा सा ग्लास लगा हुआ है साइड में और पूरे पीछे से पूरा खेत दिख रहा है, पीछे का आपको आगे ड्राइविंग करता है ना, उसको पूरा पीछे का दृश्य एकदम बहुत बड़ा दिखता है, बहुत दूर का बहुत चौड़ा दृश्य वहां पर दिख जाता है। इसका मतलब क्या है, उत्तल दर्पण जो होता है ना उसमें जब देखते हैं ना तो पीछे से काफी चौड़ा दृश्य दिख जाता है। ऐसे नहीं दर्पण के बराबर बराबर का दिखेगा जैसे समतल दर्पण में दिखता है। बाकी उत्तल दर्पण में क्या है, पूरा का पीछे का पूरा दृश्य दिखाई देता है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे। तो उत्तल दर्पण क्या होता है, उसका दृष्टि क्षेत्र या दृष्टि प्रयास बहुत अधिक होता है, बहुत चौड़ा होता है, जिससे ड्राइवर को पीछे का बहुत चौड़ा क्षेत्र दिखाई देता है और उसकी ड्राइविंग आसान हो जाती है कि कौन कौन से साधन आ रहे हैं, एक ही आ रहा है या दो तीन आ रहे हैं या पीछे भी कोई और है, साइड में कोई और भी है, तो सारा चित्र इसमें दिख जाता है ड्राइवर को। पीछे के वाहनों को सही से देखने के लिए, पीछे के वाहन जो होते हैं उनको सही से देखने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। और सुरक्षित रूप से वो वाहन चला सके, इसके लिए भी उत्तल दर्पणों का या साइड ग्लास का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये इन सब कारणों से उत्तल दर्पण का उपयोग साइड ग्लास के रूप में करते हैं। बहुत बढ़िया आंसर है, आप इनको याद करें कि आपके प्रश्न आ गया तो आपके अच्छे मार्क्स ये दिलाएगा। बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये पूछा गया है, आईएएस में भी पूछा गया, आरएएस में भी पूछा गया है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट देखेंगे भैया, टिप्पणी कीजिए। देखिए, दर्पण का सूत्र, लेंस का सूत्र। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न, एक एक नंबर के बनते हैं, ध्यान से देखना इस प्रश्न को, बहुत बढ़िया प्रश्न है। दर्पण सूत्र किसे कहते हैं, दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बिंब की दूरी u, प्रतिबिंब की दूरी v और फोकस दूरी f के बीच के संबंध को दर्पण का सूत्र कहते हैं। ठीक है, आप लोगों से पूछे दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी और फोकस दूरी के बीच जो संबंध है, उस संबंध को ही हम क्या कहते हैं, दर्पण का सूत्र कहते हैं। कौन सा है संबंध, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, ये तो दर्पण का सूत्र। और ये हो गया लेंस सूत्र, क्योंकि दोनों में से एक जरूर पूछा जाता, आप कंफ्यूज नहीं हो, इसलिए दोनों को अपन ने क्या कर दिया भाई, एक जगह लिख दिया है। लेंस सूत्र क्या है, किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से, प्रकाशिक केंद्र आएगा, यहां पर आया था ध्रुव, यहां पर आ गया प्रकाशिक केंद्र। किसी लेंस के प्रकाशिक केंद्र से बिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी, ये तीनों चीज समान है। अंतर क्या है, यहां पर ध्रुव लिख रखा है, लेंस में प्रकाशिक केंद्र लिख रखा है, के बीच के संबंध को लेंस का सूत्र कहते हैं। और इन दोनों सूत्रों में सिर्फ अंतर यह है कि यहां पर प्लस की जगह क्या है, माइनस है। क्या है, प्लस की जगह माइनस है। 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे। ठीक है, दर्पण सूत्र और लेंस सूत्र। अब देखेंगे नेक्स्ट, लेंस की क्षमता को परिभाषित कीजिए एवं इसका मात्रक लिखिए। बहुत बढ़िया प्रश्न है, लेंस की क्षमता को परिभाषित करना है, उसका मात्रक भी लिखना है। लेंस की क्षमता, लेंस क्या करेगा, क्षमता क्या होगी, ऐसे कोई वजन थोड़ा ना उठाएगा, लेंस क्या करेगा भैया, लेंस जो है प्रकाश की किरणों को या तो एक जगह करेगा, उत्तल लेंस होगा, और अवतल लेंस क्या होगा, वह किरणों को फैलाएगा। तो प्रकाश की किरणों को एक जगह
करने की क्षमता या फिर फैलाने की जो क्षमता है उसको ही हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। ये ध्यान में रखना। तो क्या लिखेंगे, लेंस की क्षमता किसी लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित या अपसारित करने की जो मात्रा है, डिग्री है, उसको हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। और इसे P से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं, P से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मान लो ये उत्तल लेंस है, एक लेंस तो क्या करता है, यहां पर इस किरणों को एकत्र करता है यहां पर, ठीक है। ये डिग्री जो है वह क्या है, कम है इसकी। और एक लेंस जो है, यह लेंस क्या करता है, ये प्रकाश की किरणों को यहीं एकत्र कर देता है, तो इसकी क्षमता क्या हो गई, अधिक हो गई। ये फोकस दूरी, फोकस बिंदु, फोकस बिंदु, यहां ये फोकस बिंदु, फोकस दूरी अधिक हो गई, यहां फोकस दूरी कम है। तो इसका मतलब क्या है, इसकी प्रकाश की किरणों को एकत्र करने की क्षमता अधिक है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, लेंस की क्षमता कहेंगे, कि लेंस द्वारा प्रकाश की किरणों को अभिसारित करने की, फैलाने की, या फिर एकत्र करने की, या फिर अपसारित, फैलाने की जो डिग्री है उसको हम क्या कहते हैं, लेंस की क्षमता कहते हैं। देखो, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसा ही मात्रक क्या होता है, तो आप बताएंगे डायोप्टर होता है। क्या होता है बच्चा, डायोप्टर। या लेंस की क्षमता का मात्रक आपने डीबी लिख दिया ना, तो भी 1 नंबर का प्रश्न आपका बन गया है। 1 नंबर आपके जरूर आ जाएगा। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है, डायोप्टर, या डी से इसे रिप्रेजेंट करते हैं। उत्तल लेंस की क्षमता जो होती है वह धनात्मक होती है, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है बच्चा, ऋणात्मक होती है। उत्तल लेंस की क्षमता क्या है, धनात्मक, और अवतल लेंस की क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अब आप लोग इसे पूछ ले, एक डायोप्टर की परिभाषित कीजिए। 1 नंबर का प्रश्न, एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए। एक डायोप्टर को परिभाषित कीजिए, तो क्या लिखेंगे, एक डायोप्टर इधर लिख दिया। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है, यहां 1 लगा दिए। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी, 1 डायोप्टर होगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उसकी लेंस की क्षमता जो होती है ना, वह 1 डायोप्टर कहलाती है। यह सिंपल सी डेफिनेशन आपको लिखनी है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न देखो, यह बहुत बढ़िया प्रश्न है। यह लगभग सभी का गलत होने वाला प्रश्न है। ध्यान से देखेंगे इस प्रश्न का आंसर कैसे लिखेंगे। आप लोग उससे पूछ ले, यदि किसी लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो इसका क्या अर्थ है। इसका अर्थ क्या हुआ, किसी लेंस की क्षमता क्या है, +2.0 डायोप्टर है, तो इसका क्या अर्थ है। तो आप क्या बताएंगे, इसका अर्थ है, क्योंकि प्लस है इसलिए निर्धारित लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। यह लेंस कौन सा है बच्चा, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस है क्यों, क्योंकि प्लस लिख रहा है, और प्लस किसकी क्षमता होती है, उत्तल लेंस की। दूसरी बात, इसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.50 मीटर। इसकी फोकस दूरी कितनी है, 0.50 मीटर। आप इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हो, P = 1/f, क्योंकि लेंस की क्षमता कितनी है, 2.0 है, 2.0, तो f कितनी हो जाएगी, फोकस दूरी 0.50 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 0.50 मीटर। सोल्व कर सकते हैं, इजी है। यदि किसी निर्धारित लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है तो इसका क्या अर्थ है, सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब माइनस आ गया, लेंस कौन सा है, अवतल लेंस है, और इसकी फोकस दूरी कितनी आएगी, इसको सोल्व करेंगे इस सूत्र में डाल करके, P = 1/f, तो क्या आ जाएगी, सिंपल सा इक्वेशन आप कैलकुलेट करके देख लेना, नहीं आई तो मेरे को बता देना। 0.40 मीटर कितनी हो गई बच्चा, 0.40 मीटर है। ये बात आप ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न थे इस चैप्टर नंबर 10 के। आप लोगों को समझ में आए होंगे, आप पढ़ें और आगे बढ़ें। थैंक यू, धन्यवाद।